नमस्कार, मैं हूं संजीव। सवाल ये उठता है कि 2024 और 2025 का जो मिशन है, और हम आज चर्चा करेंगे कि विपक्ष की एकजुटता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये लगे हैं कि पूरे देश के भ्रमण करने के बाद लगातार तमाम लोगों से, तमाम मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं, और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि 12 जून को विपक्षी एकजुटता यानी कि एक बड़ा कह सकते हैं कि विपक्ष का एक जुटान होगा। और हमारे साथ रविकांत है, चर्चित पत्रकार हैं, और आप लगातार राजनीतिक विश्लेषण करते भी रहे हैं। और हम चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक है। तमाम नेता अपने अपने तरीके से इस पूरी कवायद में है, क्योंकि देखिए बिहार की अगर राजनीतिक समीकरण को अगर हम देखते हैं तो बीजेपी बनाम तमाम पार्टियां, और चिराग पासवान की अगर हम बात करते हैं तो वो अभी भी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार का जहां तक सवाल है, क्या लगता है नीतीश कुमार किस तरह की विपक्षी एकजुटता करना चाहते हैं? देखिए, हमसे ज्यादा विश्लेषण संजीव जी करते हैं और ये काफी सीनियर हैं, मगर हम आ जाते हैं मुद्दा पे। विपक्षियों का जो पटना में जो महाजुटान हो रहा है संजीव जी, तो वहां पर ये हो रहा है कि सारे जो नीतीश कुमार अलग अलग स्टेट में जो घूम रहे थे, जैसे अलग अलग राज्यों पे जाकर मुख्यमंत्री से मिल रहे थे, उसके बड़े नेता से मिल रहे थे विपक्ष के, उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, ये तमाम जगहों पर वाम दलों को साथ ला रहे थे, वामपंथी दलों को। कांग्रेस, जिस कांग्रेस के धूर विरोधी के रूप में नीतीश कुमार की राजनीति की स्थापना हुई थी, आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर के भाजपा की कमजोर करने का, या कह सकते हैं कि जिस भाजपा के साथ उन्होंने 2 दशकों तक काफी साथ रहकर सत्ता, विपक्ष, कई चीजों का दौर देखा, आज उसको परास्त करने के लिए वो रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे। तो पटना एक दौर आज से 40 साल पहले जाएंगे, तो एक समय यहीं से एक नेता उठे थे जेपी, और तमाम चीजें बनती चली गई, और फिर विपक्षी एकजुटता हुई, इंदिरा गांधी परास्त हो जाती है। तो ये एक महाजुटान उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या वहां से नीतीश कुमार जिसके शिष्य रहे हैं वो ऐसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कई जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसमें सबको एक लाना है, और उसमें वह भरसक उसका प्रयास वह कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने आरजेडी से भी समझौता किया है, मगर बड़ा सवाल उठता है कि विपक्ष कितना सक्सेस हो पाएगा, विपक्ष क्या कुछ कर पाएगी। नीतीश कुमार को नेता, अब यहां से तो नीतीश कुमार को सब प्रधानमंत्री बना दे रहे हैं आरजेडी वाले, या जो कुछ। बिल्कुल, देखिए ये रविकांत आपने बहुत सही बात कहा। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं जी, तो देखिए सबसे बड़ा जिस लव कुश के समीकरण को नीतीश कुमार 2005 के बाद जरा याद कीजिए, बिहार की सियासत को अगर आप देखते हैं तो लव कुश समीकरण लगातार एक फैक्टर बना है, जो मैं जहां तक जान पाया हूं। और बिहार की सियासत में अभी सबसे बड़ी चुनौती है ईबीसी ओबीसी, यानी कि अति पिछड़ा जो समीकरण है वो बीजेपी ने साधने की कोशिश की है। देखिए जैसे सम्राट चौधरी को कुशवाहा समाज से लाकर अध्यक्ष बना दिया, और लगातार जिस तरह से बीजेपी की तरफ से वार हो रहा है। अब देखिए विपक्षी एकता की जब बात आती है तो तमाम नेता, तमाम सांसद, तमाम मंत्री किस तरह से, एक तरह से कहिए कि ये जो पूरी कवायद हो रही है, 7 दलों का जो समीकरण, नीतीश कुमार लगातार, देखिए 17 सालों से नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, वोट प्रतिशत जो भी हो, लेकिन तमाम अगर पार्टियों का वोट प्रतिशत देखें तो एमवाई समीकरण जो कि राजद के साथ हमेशा रहा है, उसके अलावा अब जो चुनौती है वो अति पिछड़ा और दलित और पासवान समाज का जो वोट बैंक है। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या चिराग पासवान की अगर हम बात करते हैं तो चिराग पासवान की सियासत का सिक्का, सियासत के सिक्के का मतलब है कि वो किधर उल्टेगा, किधर पलटेगा। देखिए लोकसभा की जहां तक बात आती है तो विधानसभा में तो चिराग फैक्टर दिखा, मगर लोकसभा में क्या है, वहां भाजपा है और बाद में विपक्ष है। तो लोकसभा में भाजपा के नीचे रहकर ही चिराग पासवान या कोई और भी वो राजनीतिक स्टैंड को अपना मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि वहां देख रहा है लोग मोदी, और देखेगा विपक्ष में बहुत होगा तो राहुल गांधी, और बाकी तीसरा जो चेहरा आए हैं नीतीश कुमार, जो विपक्षी एकता कर रहे हैं। इसलिए वहां पर चिराग पासवान का लोकसभा में कोई बड़ा रोल वह बीजेपी के साथ ही जाकर या महागठबंधन के साथ जाकर कर सकते हैं। तो महागठबंधन में नीतीश जी हैं, नीतीश जी को लेकर वह पहले ही अपना रास्ता क्लियर कर चुके हैं कि हम अभी से ही पलटी मार वाला स्थिति में नहीं आएंगे कि आज विरोध किए कल साथ हो लिए या ये। तो यहां पर लोकसभा में चिराग फैक्टर इतना ही काम कर सकता है
कि आपका जो 6% 5% जो वोट है वो भाजपा के साथ ऐड नहीं, बिल्कुल मैं सिर्फ चिराग की बात नहीं कर रहा हूँ। और बात यहाँ यह है कि मोदी अभी मोदी जो है एक फैक्टर, अगर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नो डाउट आने वाले समय में 2024 के बाद 25 तो बिहार, लेकिन 24 की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी देखिए नीतीश कुमार एक स्ट्रैटेजी बनाने में भले ही अब पूरी कवायद लगा रहे हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी एकजुटता, ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो तमाम अन्य जितने भी हम राज्यों को अगर लेते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी चुनौती है कि नीतीश कुमार जिस तरह से एकजुटता करने का प्रयास कर रहे हैं, और राहुल देखिए कर्नाटक चुनाव बीजेपी के लिए, मैं जरूर यहाँ पे बात कहूंगा, कर्नाटक चुनाव बीजेपी हारी, अभी मध्य प्रदेश होने हैं, राजस्थान होना है, तो राज्यों के अन्य चुनाव भी होने हैं, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है बीजेपी की स्ट्रेटजी इस बार क्या होगी? क्योंकि इस बार विपक्ष की अगर हम बात करें, विपक्ष में एक बड़ा चेहरा उभर कर नीतीश कुमार सामने आ रहे हैं, भले ही उसके पत्ते ना कांग्रेस खोल रही हो ना अन्य दल खोल रहे हो। बीजेपी की बिहार में जो स्ट्रेटजी है, बिहार का बात कर लें तो पहले तो आरसीपी सिंह को लाए, बिल्कुल आरसीपी सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा को लाए, ठीक है, और अब आज ही आवाज छोड़े हैं ये मुकेश सहनी जी, एक और हैं जीतन राम मांझी, कहीं जाते जाते राज्यपाल बन जाए, मुख्यमंत्री भी बन ही गए। बिल्कुल। तो ये जो चारों नेता हैं बहुत बड़े वोट प्रतिशत का नेतृत्व नहीं करते हैं ये चारों, मगर एक छोटा छोटा ही नेतृत्व करते हैं। अब यह कोई नहीं कह सकता है कि 2% वोट उपेंद्र कुशवाहा के पास नहीं था, उन्होंने विधानसभा में 2% वोट लाकर ये बतलाया कैबिनेट मिनिस्टर भी उनको बनाया गया एक बार 2014 वाले, बिल्कुल। मगर 2020 विधानसभा में उन्होंने इतनी चीजों के बाद भी 2% वोट का तो मालिक है, इन चीजों से इंकार नहीं कर सकते हम लोग। फिर मुकेश सहनी 4 सीटें लाए विधानसभा में, बड़ा फैक्टर रहा, सहनी समाज तक ये संदेश गया कि हमारा भी बेटा कोई वहां पर नेता है, बिल्कुल, और एक पार्टी बनाकर लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लड़े, ठीक है, फेल हो गए, मगर जो भी हुआ 5 वोट ही ला रहे हैं, तो 5 वोट भी वो काउंट हो रहा है, तो 2% ही ले लीजिए ना, 2% मांझी जी का समाज, मांझी जी को नेता। अब दलित, अब जो राजनीति का जो सत्ता जो जा रहा है, जैसे अगड़ो पिछड़ो, उसके बाद अब दलितों में, तो मांझी जी उसका भी नेतृत्व कर रहे हैं। और मांझी जी और सहनी जी का बीजेपी का स्ट्रेटजी देखिएगा, वो छोटे लोग, नीतीश कुमार एक बड़ा धड़ा थे, कितना भी विरोध कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, नीतीश एक बड़ी ताकत बिहार की राजनीति में रहे हैं पिछले 2-3 दशकों से वह रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी भी रही है बराबर, राजनीति है, सियासत है, उसमें हर पार्टियां नीतीश कुमार के साथ हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं नीतीश कुमार को कितना भी गलिया लीजिए, नीतीश कुमार को कितना भी नकार, बिल्कुल नीतीश कुमार आज भी बिहार के लिए, और ये बात नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो बिहार के लिए किया है डेवलपमेंट, रोड और अगर पुल पुलिया और तमाम चीजों को देखें, शिक्षा स्वास्थ्य में यहाँ पे चूक जाते हैं, लेकिन कई चीजों में अव्वल रहा है। लेकिन अब सियासत में एक सवाल जरूर होगा कि जब हम विपक्षी एकता की बात करते हैं, नीतीश कुमार जिस तरह से लगे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो, और उन्होंने कहा है कि सब कुछ सामने आएगा, समय का इंतजार कीजिए। क्या है इस समय के अंदर का राज? देखिए, समय के अंदर का राज उतना नहीं है, मगर एक बातें हैं कि इतिहास किन किन लोगों को याद करता है। जैसे कोई सामने बड़ा राजा है और उससे लड़ कौन रहा है, जैसे अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में मारे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि अब जैसे देश का विपक्ष कौन है आज तो नीतीश कुमार के इर्द घूम रहा है, भले ही उनके पास वोट उतना नहीं है, सीटें नहीं है, पार्टी का उतना बड़ा कोई संगठन नहीं है, मगर फिर भी हुआ है विपक्ष के आज केंद्र बिंदु बने हुए हैं। अगर कांग्रेस दाव लगा लेती, हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा चुनाव जीत जाएगी, मगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस पहले से बेहतर हो सकती है। 55 सीटें, 50 सीटें, इससे तो बेहतर स्थिति में आ सकती है। और नीतीश कुमार एक पहल कर रहे हैं, हर नेता के डोर टू डोर बेल बजाकर जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश में अगर विपक्ष मजबूत होती है तो ये लोगों के लिए बेहतर है। बिल्कुल। और जहां तक बीजेपी की हराने की बात है, तो बीजेपी का हराने का प्रयास करना ही एक कह सकते हैं कि ये भी एक छोटी मोटी जीत है, क्योंकि बीजेपी एक इस जो एक पार्टी जो काम करती है, क्षेत्रीय पार्टी जो काम करती है, क्षेत्रीय पार्टी जो बार्गेन करने का काम करती है, सबसे बड़ा जो बात होता है, कई राष्ट्रीय मुद्दों पर
कांग्रेस और बीजेपी के सामने ये लोग अड़चन भी बनते हैं। कांग्रेस के सामने आज मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी को कैसे पटका जाए। अब नरेंद्र मोदी को पटकने के लिए 2% 6% 10% वाला को साथ लाना पड़ेगा। क्षेत्रीय पार्टियों को कहीं ना कहीं ये मुश्किलें आती है। और कांग्रेस का काम कौन कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। उसमें एक आए थे साउथ से, कोई यहाँ एक नेता आए थे, और अभी बीजेडी का ये नवीन पटनायक, तो नवीन पटनायक ने ओपन अप कर दिया कि भाई देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी को कोई उतना बड़ा टेंशन होने जा नहीं, हमें भी लगता है कि देखिए नरेंद्र मोदी। अच्छा संजीव जी, आप तो काफी 2 दशकों से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं सर, तो 2 दशकों से आप देखे होंगे कि 250 सीट किसकी आई है। अगर बीजेपी मान लिए कि 300 नहीं, ये बात मैं मानता हूं कि जिस तरह से बीजेपी का हम बात करें तो पिछले लोकसभा को अगर हम देखते हैं तो फुल फ्लेजेड बीजेपी ने अपने दम पर वो एनी टाइम चुनाव के मोड में रहती है, एनी टाइम चुनाव के मोड में रहती है। और उसके जो नेता जो छन कर आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, उसके संगठन मंत्री कहां। और देखिए नरेंद्र मोदी ने, अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए प्रधानमंत्री के तौर पर, तो जनहित के लिए उन्होंने, अगर खुद पर्टिकुलर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा नेतृत्व देश को तो जरूर मिला है कि भ्रष्टाचार मुक्त करने की कोशिश, और एक कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी कि देश को, अब जैसे कई लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र ये वो, ठीक है, ये भी ये सारे भी मुद्दे आते हैं, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है कि भारत को किस तरह से विकसित किया जाए, विकसित देशों की श्रेणी में कैसे लाया जाए। और मोदी एक स्ट्रेटजी जानते हैं कि इस देश को कैसे चलाना। लेकिन ये बात भी तय है कि नीतीश कुमार आने वाले 2024 में एक ऐसे चेहरे होंगे कि बिहार पर सबकी नजर होगी। बिहार से ही उसका, बिल्कुल बिहार से इसका, मोदी के कुर्ता खींचने का बिहार में ये काम। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी का भी बिहार सबसे बड़ा फोकस रहेगा। नहीं, मोदी का एक स्ट्रेटजी में एक बात और आती है कि मोदी जब कोई भी काम करते हैं मोदी जी, तो वो उसको प्रचार से जोड़ देते हैं और एक अभियान के रूप में जोड़ देते हैं। तो इससे क्या है, ये तमाम चीजें विपक्षी पार्टियां देख रही है और ये सीख रही है। नीतीश कुमार जैसे नेता, ये लोग जो संघ मुक्त की बात करते थे, तो इस पर नीतीश कुमार जैसे नेता ये क्लियर कर देते हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बैठे हुए थे, तो ये क्लियर कर देते हैं कि संघ के बारे में आप मुझे नहीं बताइएगा, संघ के साथ हम लोग मिलकर काम किए। और वो जितना दिख रहा है वो उससे अंदर है, यानी उसको ताकत पता है। नीतीश कुमार को पता है कि वो कितनी बड़ी ताकत है। और मंच पे आकर नीतीश कुमार ये कहने में गुरेज नहीं करते हैं कि हमारे औकात ही नहीं है प्रधानमंत्री बनने की और आप लोग बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें नीतीश कुमार इतना मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है कि इंडियन पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार में बार बार नहीं कहूं कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व हो गए 17 सालों से, और मैं भी 10 साल से ऊपर पत्रकारिता को देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी के लिए एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि बिहार, देखिए बिहार एक ऐसी धरती रही है जहां से राजनीति का शंखनाद होता है। और चलिए इस पर और हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। इसीलिए जो लोग ये टोका टिप्पणी करते हैं कि नीतीश कुमार की ये नहीं है वो नहीं, 43 सीटें आने के बाद भी मुख्यमंत्री बनाने का कारण क्या था? इसका डर था कि 2023 में मोदी बीजेपी छोड़ के जाएंगे, मगर ये 2022 में छोड़ दिए। लोग अनुमान लगा रहे थे 23 में कि 24 में खेला करेंगे, मगर ये 22 में ही कर दिए। और अभी महागठबंधन के साथ जो लोग साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व है, लेकिन अब जो नेतृत्व बिहार में आज कोई भी जो एनालिसिस करते हैं वो बीजेपी को 40 में 20 सीट देने से कतरा रहे हैं। जो 40 में 39 एनडीए लाई थी, बिल्कुल कतरा रहे हैं। इसका वजह नीतीश कुमार है। तो चलिए हम इस तरह की चर्चा करते रहेंगे, आवाज न्यूज पर इस तरह की चर्चा हम हमेशा करते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी एकता की जो एकजुटता बिहार में होने जा रही है, इसके कितने फायदे होंगे और इसके बीजेपी बनाम जो अन्य पार्टियां हैं उसमें कितना कह सकते हैं कि एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा और कह सकते हैं विरोधाभास जो आ रहा है, एक नीतीश कुमार का प्रयास है एकजुटता करने का, कितना सफल हो पाता है। फिलहाल आवाज न्यूज देखते रहिए, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।